हेलो स्टूडेंट, वेलकम एवरीवन। सॉल्यूशन क्लास 12 का लेक्चर नंबर 12 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फिर हम इसमें बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। बट इससे पहले लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन हो जाए, उसके बाद हम बात करते हैं। देखो, एपीजे अब्दुल कलाम का जो लाइनिंग है कि आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं ना, आपको सफलता नहीं मिल रहा है, आप एग्जाम दे रहे हो, जितना आपको मार्क्स चाहिए उतना नहीं आ रहा है, तो सबसे बड़ी चीज होती है आत्मविश्वास, है ना। इस लाइन को देखो, आत्मविश्वास और इसके साथ हार्ड वर्क होना चाहिए आपको। फिर देखिए, जो आप असफल हो रहे हैं ना, आप निश्चित ही सफल हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने जो लाइफ में एम बनाया है, जो आपने ड्रीम देखा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ऑफिसर बनना है, तो ठीक है, आप ड्रीम बना लो। और उस ड्रीम के लिए जितना मटेरियल चाहिए, जितना सोर्स चाहिए, उस सारे सोर्स को अपना लो और उससे नॉलेज कंटिन्यूअस एक्वायर करो। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि आप जो ड्रीम बनाते हो, जो आप सपने देखते हो, उसके लिए आप कंटिन्यूअस नॉलेज को एक्वायर कीजिए। और जब आप कंटिन्यूअस नॉलेज को एक्वायर करेंगे ना, तो आपका ड्रीम आपको हल्का लगने लगेगा और वो ड्रीम सच में बदलने लगता है, और फिर आप उसे पा लेते हैं। सिर्फ ड्रीम नहीं देखना है। जैसे मान लीजिए आपको एक डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए क्या सोर्स होना चाहिए? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 12th में 90% मार्क्स लेके आना है। बहुत अच्छे से बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इससे रिलेटेड और भी नॉलेज गेन करते रहेंगे धीरे धीरे। फिर देखिए, आप बन जाएंगे डॉक्टर, आपका एडमिशन हो जाएगा। यही होता है, जो आप ड्रीम देखते हैं ना, उस ड्रीम के प्रति आप दिन रात एक कर दीजिए, लग जाइए, हो जाएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जस्ट ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का उल्टा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था अगर वेपर प्रेशर वीक हो गया। जैसे हम बात करते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं स्टूडेंट, देखो ये हमारा कंटेनर है एक ऐसा, और इसमें सॉल्यूट घुला हुआ है। बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, बिल्कुल मतलब वो होता है ना, एक जल्दी जल्दी में वो नहीं, रिलैक्स माइंड होके पढ़िए, समझते चलिए। ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, मान लेते हैं वाटर है। तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और ठीक है, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। और इसमें आपने क्या किया, कुछ भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिया, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के क्या आ जाएंगे, पार्टिकल्स आ जाएंगे। ये हमारा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, अब होगा क्या कि इसका वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालने से क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है ना। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के डालने से डिक्रीज हो जाएगा ना, डिक्रीज होने के कारण इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो गया। आप अच्छे से एक एक लाइन समझो, डिक्रीज हो जाएगा। तो अब इसे अगर हमें और ठंडा करना है, और ठंडा करना है, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। जैसे प्योर सॉल्वेंट के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, कहने का मतलब 273 केल्विन है ना, 0 डिग्री सेल्सियस है। और जब आपने क्या किया, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिया, तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो अब जो इसका न्यू फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जो इसका न्यू फ्रीजिंग पॉइंट होगा, अब इस सॉल्यूशन का, वो डिक्रीज होकर के 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा। मतलब 273 केल्विन से क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। कहने का मतलब हो जाएगा इसका, मान लीजिए 269 केल्विन हो जाएगा। तो डिक्रीज हो गया ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन हो गया, कमी हो गई ना, उस इसी कमी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब क्या होता है स्टूडेंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कि जो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है और फिर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है, जबकि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले तो हम समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट को पहले हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, फिर पढ़ेंगे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो, फ्रीजिंग पॉइंट
फ्रीजिंग पॉइंट को ना स्टूडेंट हम शॉर्ट में FP लिखेंगे, थोड़ा बड़ा है ना इसलिए। तो फ्रीजिंग पॉइंट में हो जाएगा ना, इसका डिफिनीशन हम लिख सकते हैं, बहुत ही आसान। देखो अब साथ ही साथ लिखना है ना, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। द टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid becomes equal to the vapor pressure its solid form। देखो क्या होता है, होता ये है कि इसका जो वेपर प्रेशर होगा ना लिक्विड का, अगर हम बात कर ले किसी भी लिक्विड का, जैसे H2O की बात कर ले, तो इसमें देख लो इसका रिएक्शन जो होगा, H2O लिक्विड है और ये कन्वर्ट होगा किस में, H2O सॉलिड में। तो ये कब होगा कन्वर्ट, जब ये दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, तब इसको हम डिक्रीज, मतलब क्या होगा, इसके टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते जाएंगे और उतना कम मतलब मिनिमम करना है, लो करना है कि जो लिक्विड फॉर्म का, जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाए, सॉलिड फॉर्म के। और जब सॉलिड फॉर्म के बराबर हो जाता है तो वो सॉलिड फॉर्म में चला जाता है। और जिस मिनिमम ताप पे ये सॉलिड में बदल जाता है, उसी मिनिमम ताप को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, इसमें ये इक्विलिब्रियम हो जाता है, इसी को फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे इसका फ्रीजिंग पॉइंट के लिए टेम्परेचर कितना है, TF 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, ये याद रखना है आपको। वाटर का इतना होता है। अब स्टूडेंट होता क्या है, जब इस सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, डाल दिए हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, तो इसके कण आ गया है, तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो हम इसमें लिखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, अब परिभाषा लिखेंगे हम। देखो तो यहाँ पे लिखना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक एक पॉइंट को आप लिखते चलिए। देखो होता ये है कि जब सॉल्यूशन में हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल देते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट विल बी डिक्रीज, घट जाता है, जिसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट में भी क्या हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, कमी हो जाती है। इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत आसान है, इसको लिखेंगे हम ऑन एडिंग a non-volatile solute to a solvent, its freezing point will decrease and this decrease in freezing point is called depression in freezing point। ओके, देखो इसमें एक बात और लिख लीजिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट is greater than solution that is
नेक्स्ट स्लाइड पे हम लिखते हैं दैट इज, देखो, टी नॉट एफ इज ग्रेटर देन टी एफ, ये होता है स्टूडेंट। ओके, नाउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ना नॉर्मली क्या है, एक डिफरेंस है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इजकल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ होता है। ओके, ये हो जाएगा। देख लो यहाँ पे जो टी एफ है ना, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन। टी नॉट एफ जो होगा ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, और डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। डिफरेंस, तो हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, in other words the depression in freezing point, in freezing point is the difference, is the difference between is the difference between freezing point of solvent and the freezing point of solution, है ना, यही लिखे है ना, डेल्टा टी एफ इजकल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। चलो नॉर्मल बात है। अब इसके लिए राउल्ट्स का लॉ, देखो इसके लिए भी राउल्ट्स का लॉ है, राउल्ट्स लॉ फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बहुत आसान है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखो, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, according to Raoult's law, the depression in freezing point, the depression in freezing point is directly proportional to the molality of solution, the molality of solution। ठीक है, मतलब क्या, दैट इज डेल्टा टी एफ स्टूडेंट जो हो जाएगा ना, वो स्मॉल एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोलालिटी के बराबर हो जाएगा। ना इसका मतलब ये हो गया ना कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं के एफ एम, जहां पे एम क्या है, मोलालिटी, और के एफ क्या है, क्रायोस्कोपी कांस्टेंट। क्रायोस्कोपी कांस्टेंट भी कह सकते हो, या इसको मोलल कांस्टेंट भी कहते हो, मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट। देखो इसका डिफिनीशन भी हम लिख सकते हैं क्रायोस्कोपी कांस्टेंट का, बिल्कुल एकदम एग्जाम में सब पूछा जाता है।
तो इसका डिफिनीशन क्रायोस्कोपी कांस्टेंट इसको बोलते हैं के एफ। देखो बहुत सिंपल डिफिनीशन, रटने वाला है ही नहीं, हम लोग जानते हैं ना कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है, के एफ एम। अब m का मान 1 रख दो, मतलब मोलल सॉल्यूशन हो जाए, मोलल सॉल्यूशन 1 मोलल सॉल्यूशन। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ हो जाएगा ना। तो क्या डिफिनीशन लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज, लिखो, इट इज डिफाइंड एज, आज मेरा आवाज थोड़ा सा स्लो है, इट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, the depression in freezing point in solution, hello, in solution for 1 मोलल solution, बोलिए ना, मोलल solution पढ़ा रहे हैं अभी। कोई बात नहीं है। यस, इट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन सॉल्यूशन फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन। अब बिलीव हो गया, क्या करे यार, विश्वास दिलाना पड़ता है। ठीक है, ओके, घर जाइए अच्छे से, ओके बाय। 1 मोलल सॉल्यूशन, सॉरी, एकदम दिल से सॉरी। मम्मी का कॉल आ जाता है, कभी किसी का कॉल आ जाता है, अब बात करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, ये हो गया। अब इसके यूनिट्स की बात कर लेते हैं। देखो इसका यूनिट्स कितना आसान है, यहाँ पे देखना, इस डेल्टा टी बराबर के एफ एम होता है। तो अगर हम यूनिट्स की बात करेंगे ना, यूनिट्स की बात करोगे तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है के एफ एम। नाउ बताओ के एफ बराबर क्या हो सकता है, डेल्टा टी एफ बाई एम। तो डेल्टा टी एफ का मात्रक केल्विन और मोलालिटी का मात्रक मोल के जी इनवर्स। तो क्या हो जाएगा के एफ का, केल्विन के जी पर मोल, ये हो जाएगा इसका यूनिट्स। अब बात कर लेते हैं इसके स्टूडेंट डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास देखो कैसे, नाउ जानते हो ना डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है बताओ, के एफ एम होता है। अब यहीं से हमें मोलर मास निकालना है। एम है मोलालिटी, एम होता है क्या, मोलालिटी, और मोलालिटी बराबर सूत्र क्या होता है, आपको अच्छे से पता है स्टूडेंट, मोलालिटी बराबर होता है सॉल्यूट का मोल बाय सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का मास केजी में इंटू 1000, यही तो है ना। और n के जगह तो हम कर सकते हैं ना, n के जगह क्या कर सकते हो, सॉल्यूट का जो मोल होगा उसको हम लिख सकते हैं, इसका वेट W1 कर लीजिए और इसका मोलर मास M1 कर लीजिए। मोलर मास यही तो निकालना है, n की जगह रख देंगे W1 बाई M1, है ना। W सॉल्वेंट तो है ही। नाउ हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू W1 बाई M1 इंटू W सॉल्वेंट था इंटू 1000, तो हमें निकालना है M1। तो मोलर मास बराबर हो गया के एफ इंटू W1 इंटू 1000 बाई डेल्टा टी एफ इंटू W सॉल्वेंट। ठीक है, यही हो गया, के एफ हो जाएगा कांस्टेंट, क्रायोस्कोपी कांस्टेंट। आप देखो इसका सिग्निफिकेंस लिख लेंगे, के एफ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्रायोस्कोपी कांस्टेंट होगा। ठीक है, W1 क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है,
डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। और सॉल्वेंट तो पता ही है, डब्ल्यू सॉल्वेंट है। अब इतने बातों पे हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में ये आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द, पहले डेटा निकालना सीखो, न्यूमेरिकल तभी बनता है। फ्रीजिंग पॉइंट निकाल, टीएफ निकालना है आपको। 15% बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया दिया हुआ है, केएफ का मान दिया हुआ है। देखो इसमें क्या सब दिया हुआ है। टीएफ कैसे निकलेगा, सिंस हम लोग जानते हैं कि डेल्टा टीएफ बराबर होता है टी नॉट एफ माइनस टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो टी नॉट एफ तो पता है, टी नॉट एफ जो प्योर सॉल्वेंट है, वाटर है सॉल्वेंट, तो वाटर के लिए टी नॉट एफ वाटर के लिए कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। ये तो इतना होता, बस टीएफ हम पता चल जाए, डेल्टा टीएफ का मान पता चल जाएगा। अगर हम इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो टीएफ का मान आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ का मान आपको निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा भारी साउंड आ रहा होगा। तो आपको डेल्टा टीएफ बराबर क्या जानते हैं हम लोग, डेल्टा टीएफ बराबर नाउ डेल्टा टीएफ इक्वल टू जानते हैं हम के एफ एम। ठीक है, और के एफ का वैल्यू कितना है 1.86 गुने मोलालिटी। मोलालिटी कैसे निकालते हैं, सॉल्वेंट इंटू 1000 बाय क्या बताइए, मोलर मास इंटू सॉल्वेंट, यही ना। तो देख लो कितना आसान है, यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसमें देखिए 1.86 तो केएफ दे ही दिए, W1 कितना हो जाएगा 15 ग्राम। अच्छा 15% मास का मतलब समझ लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 15% बाय मास, इसका मतलब क्या हुआ, और यूरिया मतलब यूरिया इसमें कितना 15 ग्राम है। ठीक है, और यूरिया का सूत्र क्या होता है NH2CO ये होता है, और इसका मोलर मास देखेंगे तो 60 ग्राम होगा पर मोल होगा। निकालोगे तो नाइट्रोजन का हो जाएगा 14, सबका निकाल लोगे तो नाइट्रो NH2CO NH2 का। ठीक है, तो यहां से मोल निकाल लो तो कितना हो जाएगा 15/60, इतना हो जाएगा। बहुत ही आसान है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। 1/4 हो जाएगा हमें बस। और 15 ग्राम ये है तो बताइए इसमें H2O कितना होगा, 85 ग्राम होगा, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो यहां पर अगर तुम निकालना चाहोगे फार्मूला में, देखो क्या लिखे हो, लिखे हो ना 1.W1 1000 M1 W सॉल्वेंट, हमने सब निकाल लिया है मोलर मास वगैरह। तो यहाँ पे डायरेक्ट तुम रख सकते हो। चलो यहाँ पे तुम क्या कर दो, नेक्स्ट स्लाइड पे हम ले लेते हैं डेल्टा टीएफ बराबर 1.86 इंटू 15 ग्राम इंटू 1000 बाई मोलर मास कितना था 60 यूरिया का इंटू 85 ग्राम। अब इसको सॉल्व करो, मतलब 85 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा टीएफ का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 5.47 केल्विन। नाउ हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा टीएफ बराबर पता है हमें कि क्या होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो बताओ क्या हो जाएगा, टीएफ बराबर क्या हो जाएगा, इधर टी नॉट एफ को भेज दो, तो डेल्टा टीएफ का मान तो आ गया है 5.47, टी नॉट एफ 273 माइनस टीएफ तो निकालना ही है, तो इधर आ जाएगा, तो ये प्लस इधर माइनस, तो टीएफ बराबर हो जाएगा 273 माइनस 5.47, इसको घटाओगे तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 273 में से 5 घटा दो कितना हो जाएगा 268, मतलब 267.53 केल्विन, ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। समझ गए, तो आज के लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट कर लिया है अच्छे से, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी किए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कर लिए। अब एक और बचा है, लास्ट लेक्चर जो हमारा होगा
वो होगा ऑस्मोसिस का, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसको ना आप अच्छे से कीजिएगा, सारे लेक्चर को आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कहीं भी डाउट नहीं बचेगा। आप आसानी से सॉल्यूशन के प्रत्येक क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो हम एनसीईआरटी का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं अक्सर, उस क्वेश्चंस का भी हम पीडीएफ ला करके आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड भी कर देंगे और आपको हम सॉल्यूशन करवा भी देंगे इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें एक न्यू एनर्जी मिलता है कुछ नया करने के लिए। जब भी हम आपका कमेंट पढ़ते हैं तो हमें एक और बेहतर करने का एनर्जी मिलता है। तो जरूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद।